नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश की परिभाषा को डेवलप होने में लगभग प्रकाश की व्याख्या को डेवलप करने में लगभग 2500 सालों का योगदान रहा और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकाश की परिभाषा एक डेवलप परिभाषा बन पाई, जो आज हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। इसमें अनेकों वैज्ञानिकों का योगदान रहा, लेकिन इस सेशन में हम लोग वन बाय वन सीखेंगे कि किस तरीके से प्रकाश की परिभाषा का डेवलपमेंट हुआ, इसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, और इसका उद्गम कब हुआ, प्रकाश का उद्गम कब हुआ। इन सारी बातों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप सीख पाओगे कि वास्तव में प्रकाश क्या है और इसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश टॉपिक है। प्रकाश का उद्गम जो है ब्रह्मांड के उद्गम के साथ हुआ, यूनिवर्स के उद्गम के साथ हुआ। और ब्रह्मांड जो है लगभग 1380 करोड़ साल पहले बना। ब्रह्मांड का उद्गम लगभग 1380 करोड़ साल पहले हुआ। किससे हुआ? बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी के आधार पर प्रकाश का उद्गम हुआ, ब्रह्मांड का उद्गम हुआ। जब ब्रह्मांड का उद्गम हुआ, बिग बैंग थ्योरी होती क्या है? बिग बैंग थ्योरी जो है शॉर्ट भाषा में समझ लेंगे, छोटी सी भाषा में, ज्यादा इस पर डिस्कस ना करते हुए बिग बैंग थ्योरी को समझेंगे। ये हमारा होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्लैक होल बिग बैंग थ्योरी के आधार पर माना जाता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये पहले एक ब्लैक होल था, एक पृष्ठपिंड था, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, बाहरी बल के द्वारा ये ये ब्लैक होल टूटा। और ये ब्लैक होल टूटने के बाद छोटे छोटे खंडों में ये वितरित हो गया। और जिन छोटे छोटे खंडों में वितरित हुआ ये तारे कहलाए। ये घटना 1380 करोड़ साल पहले हुई थी। ये घटना 1380 करोड़ साल पहले हुई थी। ठीक है, इसके बाद एक कोई तारा था जो टूटा, कई खंडों में टूटा, और टूटने के बाद छोटे छोटे खंडों में विभाजित हुआ, और जिसके कारण से पृथ्वी का निर्माण हुआ, है ना, और भी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें पृथ्वी का उद्गम जो है लगभग 500 करोड़ साल का बताया जाता है। मतलब पृथ्वी हमारी लगभग 500 करोड़ साल पहले बनी। लेकिन प्रकाश का उद्गम अगर हम कहें तो 1380 करोड़ साल पहले, 13.8 अरब साल पहले। तो अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश हमारा लगभग 1380 करोड़ साल पहले प्रकाश का उद्गम हुआ था, जिस समय ब्रह्मांड बना था। और हमारी पृथ्वी लगभग 500 करोड़ साल पहले बनी। और पृथ्वी पर जो जीवन है 238 करोड़ साल पहले आया। 238 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन आया, और मनुष्य भी इस जीवन की इवोल्यूशन की प्रक्रिया में एक हिस्सा है। मतलब कि जैसे छोटे छोटे जीवों का निर्माण हुआ और उससे उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता गया, इवोल्यूशन होता गया, और मनुष्य भी उस इवोल्यूशन का एक प्रक्रिया में मनुष्य का भी एक उद्गम हो गया। ये साइंस मानती है हमारी, इसमें साइंस का योगदान। ठीक है, तो प्रकाश की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रकाश लगभग 1380 करोड़ साल पहले बना। कभी आपके दिमाग में ये बात बने कि नहीं पृथ्वी तो बनी भाई 500 करोड़ साल पहले, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 500 करोड़ साल पहले नहीं, प्रकाश का उद्गम 1380 करोड़ साल पहले हुआ, क्योंकि जो यूनिवर्स बना था, ब्रह्मांड हमारा जो बना था, वो 1380 करोड़ साल पहले बन गया था। इसलिए प्रकाश का उद्गम 1380 करोड़ साल पहले लिया है। ठीक है, प्रकाश बना 1380 करोड़ साल पहले। मानव जीवन आया पृथ्वी पे 238 करोड़ साल बाद, आज के 238 करोड़ साल पहले। और मानव जीवन नहीं, सॉरी, जीवन, कोई भी जीवन, मतलब कोई जो सूक्ष्म जीवित हुए वो पृथ्वी पर आए 238 करोड़ साल पहले, और मानव इसमें इवोल्यूशन का एक हिस्सा रहा। प्रकाश उतने सालों पहले से आ रहा है, लेकिन प्रकाश की डिफिनेशन कोई
पूर्ण रूप से थी नहीं। हम बात कर रहे हैं प्रकाश थ्योरी पे, तो इसमें जानना यह जरूरी है प्रकाश का डेवलपमेंट कब हुआ। मनुष्य के जीवन की प्रक्रिया तो चलती रही। प्रकाश अभी हमने बताया आपको कि 1380 करोड़ साल पहले से था, लेकिन सर्वप्रथम इसको हम लोग इरेज करते हैं। पहले सर्वप्रथम प्रकाश की व्याख्या 500 बीसी पूर्व दी गई, लेकिन ये व्याख्या सही थी नहीं। ठीक है, भारत और विश्व में सबसे उलझी हुई पहली ये रही कि प्रकाश की व्याख्या क्या है, और अलग अलग देशों के व्यक्तियों द्वारा इस पर अलग अलग मत अपना दिया गया। अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग मत दिया गया कि प्रकाश ये है, प्रकाश इस प्रकार की चीज है, प्रकाश ये है, सबका अलग अलग मत था। लेकिन 500 बीसी पूर्व, बीसी मतलब बिहाइंड ऑफ सेंचुरी, बिहाइंड ऑफ सेंचुरी, ठीक है, बिहाइंड ऑफ सेंचुरी की बात करेंगे। ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। मतलब समझ पा रहे हैं? ईसा पूर्व का मतलब होता है जब शताब्दी शुरू नहीं हुई उसके पहले, मतलब शताब्दी से 500 साल पहले की बात। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था पाइथागोरियस। पाइथागोरस कहते हैं, ठीक है, पाइथागोरस ऐसे कहते थे। पाइथागोरस एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट तो नहीं कहे, दार्शनिक कहे भी तो कोई तो नहीं होगा। ठीक है, ये दार्शनिक ही थे लोग। साइंटिस्टों का विकास तो बाद में हुआ, क्योंकि दार्शनिक का मतलब होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है दार्शनिक और एक होता है वैज्ञानिक। इन दोनों में अलग अलग मत होता है। दार्शनिक जो होते हैं ये प्रत्येक विषयों पर अपना मत देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मत जो होता है सीमित होता है, कुछ विषयों पर होता है ना, सीमित विषयों पर होता है, सीमित टॉपिक पे होता है। लेकिन दार्शनिकों का मत अलग अलग होता है, हर एक विषय पर दार्शनिक अपना मत व्यक्त कर देते हैं। तो पाइथागोरस एक व्यक्ति थे, इन्होंने लगभग 500 बीसी पूर्व ये बताया प्रकाश के बारे में कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है। प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है, जो जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये पाइथागोरस का मानना था कि मतलब प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है और निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराता है, और टकराता है तो वस्तु में दिखाई देती है। ये घटना प्रकाश के साथ होती है, ये मानना था पाइथागोरस का। पाइथागोरस एक महान व्यक्ति थे। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था, पता होगा आपको, और आप जानते होंगे तो पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, 9वीं 10वीं में, है ना। ये एक पॉपुलर थ्योरम है पाइथागोरस के। इन्होंने मैथ में भी अपना योगदान दिया था, समझिए। लेकिन प्रकाश की व्याख्या जब इन्होंने की तो प्रकाश को इन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो होता है हमारी आंखों से निकलता है और जिसकी वजह से वस्तु हमें दिखाई देता है, ये इनका मानना था। बाद में जाकर के कुछ समय बाद एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था प्लेटो। ये भी बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, और इनके शिष्य थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। इन दोनों लोगों का मत ये था, ये लगभग 400 बीसी पूर्व की बात है, 400 बीसी पूर्व की बात है। इन लोगों का मत ये था, देखिए प्लेटो महान दार्शनिक थे और इनके महान दार्शनिक हुए अरस्तु, ठीक है। और प्लेटो का मानना ये था, देखिए प्लेटो और अरस्तु दोनों का मानना ये था कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक पदार्थ है, प्रकाश एक पदार्थ के रूप में होता है। ये मानते थे प्लूटो और अरस्तु। प्लूटो के जो गुरु थे
प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सुकरात का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सुकरात भी एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने अपने समय में एक महान परिवर्तन रखा, है ना। इनका ये महान अपने साम्राज्य में महान परिवर्तन है। एक महान दार्शनिक होते हैं, अगर इन्हें पढ़ेंगे आप तो आप समझ पाएंगे कि सुकरात हैं क्या। अब प्लेटो भी उसी समय के व्यक्ति हुआ करते थे। अब प्लेटो अपने गुरु को बहुत ज्यादा ही मतलब मानते थे, ये कह सकते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा सम्मान देते थे और कोई भी बातें होती थी तो सुकरात के आधार पे करते थे। लेकिन प्लेटो और अरस्तु इन दोनों लोगों का ये मत था, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश की। तो प्लेटो और अरस्तु इन दोनों लोगों का यही मानना था, दोनों लोग महान विचारक है, महान दार्शनिक हुए, और इन दोनों लोगों का यही मानना था कि प्रकाश एक प्रकार का पदार्थ है और कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया। इन लोगों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, क्योंकि ये थे दार्शनिक, ये सभी लोग दार्शनिक थे। और अभी हमने बताया कि दार्शनिक का बस इतना वक्तव्य होता है कि किसी भी बातों पर अपना वक्तव्य दे देना, एज ए प्रूफ चीजें नहीं हो पाती हैं। फिर उसके बाद बहुत सालों बाद, लगभग 200 साल की बात करें, 200 साल बाद 400 बीसी की बात की जा रही है, और फिर 300 बीसी बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड की भी एक थ्योरम आती है, यूक्लिड पर में आती है, क्लास 9th या 10th में है। यूक्लिड में भी अपना मैथमेटिकल योगदान दिया था। यूक्लिड का योगदान ये रहा कि यूक्लिड ने पहली बात तो ऑप्टिक्स नाम की एक बुक लिखी और उन्होंने प्रकाश के ही संबंध में उसमें व्याख्या दी। ठीक है, तो ये जो थे यूक्लिड ऑप्टिक्स नाम की बुक लिखे, ऑप्टिक्स नामक किताब लिखा इन्होंने, किताब लिखा और उस किताब में इन्होंने बताया, उस किताब के माध्यम से लोगों को बताया प्रकाश का परावर्तन। यूक्लिड अपने ऑप्टिक्स नामक बुक में लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये प्रकाश के परावर्तन के बारे में व्याख्या किया, सबसे पहली व्याख्या की दिया था किसने? यूक्लिड ने, प्रकाश के परावर्तन की, लेकिन प्रकाश के बारे में व्याख्या नहीं दी। इस बात को नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या उन्होंने कहा कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से जितने कोण पर टकराता है, उसी कोण पर वापस लौट आता है। इस बात की व्याख्या यूक्लिड करते हैं अपने ऑप्टिक्स नामक बुक में। इन्होंने ऑप्टिक्स लिखा था, ऑप्टिक्स नामक एक बुक लिखा, ग्रंथ लिखा। उसमें बुक नहीं किया जाती थी, उसमें ग्रंथ कहा जाता था। तो इन्होंने ऑप्टिक्स नामक ग्रंथ लिखा, और ऑप्टिक्स नामक ग्रंथ लिखा, और किताब नहीं कहेंगे, उसमें ग्रंथ हुआ करता है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स नामक ग्रंथ में इन्होंने लिखा कि प्रकाश चिकने तल से जितने कोण पर टकराता है उतने ही कोण पर वापस लौट जाता है उसी माध्यम। लेकिन प्रकाश की व्याख्या नहीं हुई। देखिए, पाइथागोरियस, प्लेटो, अरस्तु, यूक्लिड, देखिए कितने साइंटिस्टों का योगदान है प्रकाश थ्योरी। प्रकाश वास्तव में डेवलपमेंट कब हुआ, प्रकाश का डेवलपमेंट कब हुआ, प्रकाश की पूर्ण परिभाषा कब दी गई, इस बारे में इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए। और 1 बाय 1 हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रकाश की व्याख्या कब, क्यों और कैसे हुई, सारी चीजें 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बहुत सौ सालों तक, इसके बाद कई सालों तक इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, और लगभग 900 ईस्वी में, 965 की बात करते हैं, 965 से एक व्यक्ति हुए 1040 तक उनका जन्म था, इतने सालों तक जीवित रहे। उनका नाम था इब्न अल हैथम। ये इन्हें फादर ऑफ
इन्हें जो है फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है फादर ऑफ ऑप्टिक्स? इब्न अल हैथम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन्होंने सबसे पहले व्यक्ति, ये एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने सबसे पहले पूरे के पूरे 1500 सालों के मिथ को खारिज किया। क्या खारिज किया? अभी आप लगभग इनके जन्म से पहले या इनके वक्तव्य से पहले लोगों का यही मानना था कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता, और इस बात की व्याख्या किसने की थी? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने इस बात की व्याख्या की थी कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है, और लगभग 1500 सालों, देखिए 500 बीसी पूर्व थे ये, और लगभग 1500 सालों तक इसी बात को लोग मानते रह गए कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए यही बात होती है, जब हम किसी को बहुत ज्यादा मानने लगते हैं तो उनकी गलतियों को नहीं ध्यान देते हैं। और चूंकि प्रकाश हम जानते हैं, आज के समय में हमें ये पता है कि प्रकाश जो है वो हमारी आंखों से नहीं निकलता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और देखिए पाइथागोरस एक महान व्यक्ति हुए, और जिन्होंने ये दार्शनिक भी थे, और जिन्होंने ये बताया कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है। लगभग एक पूरा समुदाय, पूरा ब्रह्म, पूरे विश्व की बात करें तो पूरा विश्व ये मानने में लग गया कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है, और इस पर कोई विचार ही नहीं किया, कि विचार ही नहीं व्यक्त किया। सबसे बड़ी बात ये थी 1965 से लेकर के 1940, मतलब 10वीं शताब्दी में इब्न अल हैथम ने यह सिद्ध किया, यह प्रूफ किया कि प्रकाश जो है, प्रकाश हमारी आंखों से नहीं निकलता है। इस बात को सर्वप्रथम पाइथागोरस की जो परिभाषा थी, इसको सर्वप्रथम किसने खारिज किया? इब्न अल हैथम ने 10वीं शताब्दी में। और उन्होंने बताया कि प्रकाश हमारी आंखों तक वस्तु से पहुंचता है। ठीक है। और इसी के आधार पर इब्न अल हैथम ने अपने ऑप्टिक्स, जो फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहे जाते हैं, तो इन्होंने प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की। इन्होंने प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की। कब? 10वीं शताब्दी में। ठीक है। 10वीं शताब्दी में इब्न अल हैथम ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की। इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। समझिएगा, मतलब प्रकाश के बारे में एक ठीक ठाक परिभाषा उन्होंने दी। ठीक ठाक बात ये बताई कि मतलब प्रकाश जो है पूरे मिथ को ही इन्होंने बदल दिया, और इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो हमारी आंखों से नहीं निकलता है, किसी वस्तु से आता है, वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसी कारण से वस्तु दिखाई देती है। अगर ऐसा होता कि हमारी आंखों से प्रकाश निकलता तो अंधेरे में भी हम किसी वस्तु को देख पाते। ठीक है, अंधेरे में भी किसी वस्तु को देख पाते। इस मिथ को 10वीं शताब्दी में दूर किया गया प्रकाश को लेकर के। और इनकी जो ये परिभाषा थी 10वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 16वीं शताब्दी के शुरुआत तक चली। मतलब 1000 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक इनकी बातें चली। ठीक है। 1600 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था केपलर। केपलर को जानते होंगे आप लोग ने। केपलर ने ग्रहों संबंधी अपना नियम दिया था। ग्रहों संबंधी 3 नियम दिया था। भौतिक से अगर आप रिलेट रखते हैं, भौतिकी के बारे में अगर आप जानते हैं,
तो आप ये भी जान पाओगे कि केपलर ने अपना ग्रहों संबंधी नियम दिया था, ठीक है, 3 नियम दिया था इन्होंने। लेकिन प्रकाश के संबंध में इनकी जो हम बात कर रहे हैं प्रकाश की, तो प्रकाश पर चर्चा करेंगे। केपलर ने 1600 ईस्वी में अपना प्रकाश के संबंध में नियम दिया। उन्होंने बताया, प्रकाश को भी नहीं बताया, प्रकाश के उन्होंने एप्लीकेशन के बारे में बताया, प्रकाश के अनुप्रयोग के बारे में बताया, है ना, अनुप्रयोग के बारे में कि क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश, पहली बात तो इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रकाश है क्या। इनका बस कहना यह था, प्रकाश जब हमारी आंखों तक परावर्तन के पश्चात पहुंचता है तो उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता, ठीक है, हमारे रेटिना पर बनता है, उसकी छवि हमारी रेटिना पर बनती है। बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले आंख की रचना किसी ने किया, तो वो व्यक्ति थे कौन? आंख की रचना किया किसी व्यक्ति ने, तो किसने किया? आंख की रचना केपलर ने की थी, है ना। केपलर ने ये बताया, केपलर ने आंख की संरचना को व्यक्त किया, परिभाषित किया, और उन्होंने ये बताया कि जब प्रकाश हमारी आंखों तक परावर्तन के पास पहुंचता है, परावर्तन के पश्चात मतलब किसी वस्तु से कहीं से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है, तो जब हमारी आंखों पर पहुंचता है तो वह प्रकाश का जो प्रतिबिंब होता है हमारे रेटिना पर बनता है परावर्तन के पश्चात। सबसे बड़ी इनकी थ्योरी थी। लेकिन प्रकाश के बारे में भी यह व्याख्या करने में असफल है। प्रकाश की अब तक देखिए लगभग जो है 2000 साल होने वाले हैं, और अभी तक प्रकाश के बारे में किसी ने अच्छी परिभाषा नहीं दी जो आज हम लोग जानते हैं। एक इब्न अल हैथम की ही परिभाषा थी। इन्होंने पाइथागोरस के बात को खारिज करते हुए ये बताया कि प्रकाश हमारी आंखों से नहीं निकलता है, प्रकाश वस्तुओं से हमारी आंखों तक पहुंचता है, मतलब प्रकाश वस्तु से टकरा करके हमारी आंख तक, मतलब वस्तु जो प्रकाश जो है वस्तु से आता है, हमारी आंखों से नहीं आता है। ये किसका कहना था? इब्न अल हैथम का। लेकिन प्रकाश की व्याख्या भी नहीं हुई। इसके बाद एक व्यक्ति हुए 1621 ईस्वी में। 1621 ईस्वी में देखिए, अभी आप लोग समझेंगे कि किसी चीज को न समझ करके उसकी एप्लीकेशन को व्याख्या करना बड़ा ही सरल होता है। 1621 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था स्नेल। स्नेल को भी आप जानते ही होंगे, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की थी इन्होंने। प्रकाश के अपवर्तन की बात, अपवर्तन की व्याख्या किया था स्नेल ने। और स्नेल का नियम था, स्नेल ने अपना नियम दिया था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण उसके माध्यम के अपवर्तनांक के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। और इनकी एक परिभाषा थी, n1 समीकरण था n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ये स्नेल का नियम था। देखिए एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मिले जा रहे हैं, लेकिन इसकी परिभाषा पूर्णतः अभी नहीं प्राप्त हुई। अभी भी जो प्रकाश था वो एक परिभाषित रूप से व्यक्त नहीं किया जा गया, लेकिन इसकी परिभाषा दे दी गई, सॉरी इसके एप्लीकेशंस बता दिए गए कि प्रकाश का परावर्तन ऐसे होता है, प्रकाश का परावर्तन जो आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश का आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण की ज्या तथा प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक है ना, तथा का जो गुणनफल होता है वो द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक तथा द्वितीय माध्यम के अपवर्तन कोण का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होता है। ये दोनों मान बराबर होते हैं। स्नेल ने बता दिया था 1921 ईस्वी में। लेकिन प्रकाश की व्याख्या अभी भी। इसके बाद 1637 ईस्वी में, 1637 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था रेने देकार्त।
नाम सुना होगा, नहीं सुने होंगे तो हम बता देते हैं। रेने देकार्त, रेने देकार्त भी ने भी इंद्रधनुष की बात बताई है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की बात बताई, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन बताया। रेने देकार्त का मतलब कहना यह था कि जब प्रकाश, जिससे मान लीजिए कि ये हमारा कोई क्लाउड हो, उन्होंने कहा कि ये क्लाउड जो होते हैं ये छोटे छोटे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पानी के कण होते हैं, और जब प्रकाश इनसे होकर गुजरता है, जब प्रकाश इनके होकर गुजरता है, तो जब प्रकाश इनसे होकर गुजरता है थोड़ा तिरछा हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पे अगर कोई क्लाउड हो बहुत बड़ा सा, और इस पर जाए और प्रकाश जाता है, टकराता है, तो इंस्टेंट ये प्रकाश है हमारा, समझिएगा ये हमारा प्रकाश है। जब प्रकाश किसी क्लाउड बादल से टकराता है और टकराने के बाद यहां से तिरछे रूप से मुड़ जाता है, तो पानी की बूंदों से जब प्रकाश निकलता है तो वो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। ये घटना, इंद्रधनुष की घटना रेने देकार्त ने बताई कि देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है, निर्माण होता है। लेकिन इंद्रधनुष का निर्माण होता है, लेकिन इसकी व्याख्या करने में असफल रहे। प्रकाश क्या है ये नहीं बताया। इन्होंने बताया कि देखिए प्रकाश की एक अवधारणा है, जब प्रकाश वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कि बादल वाटर मॉलिक्यूल ही होते हैं, बादलों में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो उन वाटर मॉलिक्यूल से, जल के कणों से जब प्रकाश निकलता है तो वो तिरछी रूप से बैंड हो जाता है, और जिसके कारण से आगे अगर बहुत सारे क्लाउड्स हो तो वहां पर उसका इमेज बनता है, और वही इमेज कहलाता है इंद्रधनुष। वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होना ही इंद्रधनुष कहलाता है। ये घटना रेने देकार्त की थी 1637 ईस्वी में। लेकिन 1665 से 66 ईस्वी के बीच, 1665 और 1666 ईस्वी के मध्य एक वैज्ञानिक का आगमन हुआ, जो भौतिकी की दुनिया में जिन्होंने अलग ही पहचान रखी, जिनका नाम था न्यूटन। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। न्यूटन ने 1665 ईस्वी से 66 ईस्वी के मध्य अपना योगदान रखा भौतिकी में प्रकाश को लेकर के। और न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने ये पहले बताया, न्यूटन की भी प्रकाश के बारे में व्याख्या नहीं थी। न्यूटन ने भी सर्वप्रथम, जब न्यूटन की बात थी, न्यूटन ने भी सर्वप्रथम एक प्रिज्म को लिया और इन्होंने प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा। अब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारने के बाद इन्होंने बताया कि जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को, तो ये जो प्रकाश होता है ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 विबग्योर, इन्होंने बताया 7 अलग अलग रंगों में ये प्रकाश विभाजित होता है, जिससे हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये हमारा हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य लाल दिखाई देता है ना। तो इन्होंने बताया कि जब प्रकाश को, इन्होंने इनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने देखा कि जब प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म से, हमारा प्रिज्म होता है, तो यह प्रकाश जो होता है 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इनकी जो थ्योरी थी, इनकी भी थ्योरी रेने देकार्त की थ्योरी से ही बिलोंग करती थी। रेने देकार्त, क्योंकि रेने देकार्त ने भी यही बताया था कि जब प्रकाश बादलों से निकलता है, बादल एक वाटर मॉलिक्यूल ही होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल से जब प्रकाश निकलता है तो प्रकाश अपवर्तन के पश्चात 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। और इस बात को न्यूटन ने लेबोरेटरी के अंतर्गत बताई प्रिज्म को लेकर के। उन्होंने कहा कि देखो जो इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है, इसे हम चाहें तो लेबोरेटरी में भी, अपने प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं, ये घटना देख सकते हैं। ये बात थी किसकी? न्यूटन की।
लेकिन न्यूटन ने सोचा कि ये तो प्रकाश की कोई परिभाषा है ही नहीं, ये तो प्रकाश की सारी की सारी चीजें एप्लीकेशन है, मतलब कि अनुप्रयोग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये इनका अनुप्रयोग है। प्रकाश इस तरीके से गया, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश के बारे में कोई ठोस परिभाषा नहीं है। तो सबसे पहले न्यूटन ने 1666 ईस्वी में अपनी परिभाषा को व्यक्त किया। इन्होंने बताया, थ्योरी दी, सबसे पहली थ्योरी जो है, नोट करिएगा, यहाँ पे हम नोट करते हैं, नोट करिएगा। सबसे पहली सिद्धांत थे कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत ये किसका था? न्यूटन का। न्यूटन ने सबसे पहले कणिका सिद्धांत दिया। कणिका सिद्धांत, कार्पस्कुलर थ्योरी। कार्पस्कुलर थ्योरी सबसे पहले प्रतिपादित किया किसने? न्यूटन ने। न्यूटन का यह मानना था, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार देखिए, जितनी भी प्रकाशिक वस्तुएं हों, प्रकाशिक वस्तुएं होती हैं वह अपने चारों ओर समान रूप से सूक्ष्म कण उत्सर्जित करती हैं, जिससे प्रकाश सूक्ष्म कणों के रूप में प्रसारित होता है। ये न्यूटन का नियम था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत था। और न्यूटन ने यह बताया कि सबसे पहली थ्योरी किसकी थी? न्यूटन की। और न्यूटन ने यह बताया कि जितनी भी वस्तुएं होती है, जैसे हमारा बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, है ना, मतलब जितनी भी दीप्त वस्तुएं जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, वो सारी की सारी वस्तुएं छोटे छोटे कणों को खुद से उत्सर्जित करती हैं, अपने आप से उत्सर्जित करती हैं। और जब उत्सर्जित करती हैं तो प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में उन वस्तुओं से निकल करके आगे की तरफ प्रसारित होता है। यही न्यूटन का नियम है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कार्पस्कुलर थ्योरी कही गई है ना। छोटी छोटी वस्तुएं, जितनी भी उत्सर्जित वस्तुएं हैं, प्रकाश का जो उत्सर्जन करती हैं, वो छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। वो प्रकाश सूक्ष्म कणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। और इस परिभाषा के आधार पर न्यूटन ने बताया, न्यूटन की परिकल्पना थी, ठीक है, आज की परिकल्पना नहीं है, ये न्यूटन की बात है। न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा तेज होती है। ठीक है, मतलब विरल माध्यम में जो है प्रकाश धीरे धीरे चलेगा। सबसे पहली बात, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और सघन माध्यम में ज्यादा होगी। इस बात की व्याख्या न्यूटन ने की 1665 ईस्वी में। और चूंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की, न्यूटन ने बल की व्याख्या की, न्यूटन ने कैलकुलस की व्याख्या की, कैलकुलस मतलब अवकलन समाकलन की व्याख्या की। तो न्यूटन अपने सदी के
अपने शताब्दी के महान व्यक्ति हुए, महान साइंटिस्ट हुए। आज भी न्यूटन को बहुत महान व्यक्ति जाना जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है न्यूटन को, क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत न्यूटन ने बहुत सारी परिभाषाएं दी और एक्यूरेट परिभाषाएं दी जिसको आज परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रकाश के संबंध में इनकी परिभाषा कुछ हद तक गलत थी। कण का सिद्धांत तो बाद में माना गया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, लेकिन यह परिभाषा उनकी पूर्ण रूप से गलत थी। ये ठीक है, पूर्ण रूप से गलत थी। और इस बात को कई सौ सालों पहले फोकाल्ट, कई सौ साल बाद, लगभग 150 से 200 साल बाद, फोकाल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको गलत साबित किया। उसको हम आएंगे, लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं प्रकाश की थ्योरी पे। देखिए 1665 ईस्वी में से 66 ईस्वी में कण का सिद्धांत डेवलप हुआ, कार्पस्कुलर थ्योरी डेवलप हुई। इसके लगभग 10 से 12 साल बाद 1678 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने भी प्रकाश के संबंध में अपनी अलग थ्योरी दी जिसका नाम था तरंग सिद्धांत। देखिए अभी हमने कहा ना कि देखिए थ्योरी को हम लोग लिखते रहेंगे, कितने सिद्धांत दिए गए इस पे वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे आगे चलकर। ठीक है, सबसे पहली परिभाषा तो दी गई कण का सिद्धांत, दूसरी परिभाषा थी क्या? तरंग सिद्धांत। ठीक है, इसकी व्याख्या की गई 1668 ईस्वी 78 ईस्वी में किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में तरंग का सिद्धांत को प्रकाशित किया और इनका मानना यह था कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। कहेंगे हाइगेंस के अनुसार प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में प्रसारित होता है। इनका मानना था कि प्रकाश जब तल से टकराता है तो वह नई तरंगिका के रूप में आगे प्रसारित होता है। मतलब हाइगेंस की परिभाषा ये थी, हाइगेंस का मानना ये था कि जब प्रकाश आता है किसी तल से टकराया तो टकराने के बाद प्रकाश के जो तरंग होगा उसके तरंग में परिवर्तन हो जाएगा, तो वहां से एक नई तरंग का निर्माण होगा। जैसे प्रकाश आया, इस तल से टकराया, टकराने के बाद जब प्रकाश यहां से जाएगा, चाहे उसी माध्यम में जाए या विपरीत माध्यम में जाए, उससे लेना देना नहीं है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए या उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाए, इससे लेना देना कुछ नहीं। हाइगेंस का मानना यह था कि प्रकाश जो है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश हम आपको बता दें, तरंगे जो होती है दो प्रकार की होती हैं। तरंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, वे तरंगे जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं, संपीड़न और विरलन, जिनका संतरण संपीड़न और विरलन के रूप में होता है, गलत हो रहा है। वे तरंगे जो स्ट्रिंग और गर्त के रूप में चलती हैं,
वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, और जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, मतलब संपीड़न और विरलन का मतलब साफ साफ है कि जहां पर मॉलिक्यूल पास पास होते हैं वो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो संपीड़न कहलाएगा, और जहां पर मॉलिक्यूल की संख्या दूर दूर होगी वो विरलन कहलाएगा। तो अगर तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में चलेंगी तो अनुदैर्ध्य कहलाएंगी, और अनुप्रस्थ श्रृंग और गर्त के रूप में चलेंगी तो क्या कहलाएंगे? इस रूप में चले तो अनुप्रस्थ, और अगर इस रूप में चले, इस रूप में चले तो क्या कहलाएंगे? अनुदैर्ध्य कहलाएंगे। ये दो तरंगे होती हैं। तो हाइगेंस का मानना यह था कि यह प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है, और यह बात थी 1678 की। इसके बाद, और इस परिभाषा के आधार पर पहले एक बात और समझ लीजिए, हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या की। अपवर्तन की व्याख्या की। प्रकाश का परावर्तन जानते ही हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम से चल करके किसी तल से टकराता है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाए, प्रकाश का परावर्तन होता है। और जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश का पहली बात, प्रकाश की वेलोसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैसा माध्यम है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है ना। अब प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, साफ साफ। तो इस बात को की व्याख्या हाइगेंस ने अपने तरंग का सिद्धांत के आधार पर की। यहां तक हाइगेंस तरंग का सिद्धांत था। लेकिन 1801 ईस्वी में, लगभग कुछ सालों बाद, 1801 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था, क्या नाम था उनका? थॉमस यंग। दिमाग से उतर जाता है कभी कभी। थॉमस यंग नाम था। और थॉमस यंग ने तरंग का सिद्धांत के आधार पर ही, किस सिद्धांत पे? तरंगी का सिद्धांत के आधार पर ही, व्यतिकरण की व्याख्या की। व्यतिकरण की व्याख्या की। आप कहोगे व्यतिकरण क्या होता है? समझना जरूरी है व्यतिकरण। दरअसल बात ये की थी कि तरंग, ये इन्होंने, हाइगेंस ने ये बताया था कि जब प्रकाश किसी तल से टकराता है या किसी तल से मुड़ता है तो वहां से एक नए तरंग का निर्माण होता है। तो यंग ने इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने एक स्रोत लिया और यहां से प्रकाश को उत्सर्जित किया। ठीक है, और एक सक्रिय बिंदु से इन्होंने गुजारा प्रकाश को इस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने देखा, देखिए प्रकाश जो है यहां से जब निकलेगा इस स्थान, देखिए सबसे पहली बात ये, प्रकाश ऐसे गया यहाँ पे सीधी रेखा में। ठीक है, और जब सक्रिय बिंदु से निकला तो ये एक तरंग का निर्माण किया, यहां से एक तरंग का निर्माण हुआ इस तरीके से। और आगे इन्होंने एक स्लिट और लिया जिस पर इन्होंने दो छिद्र किया। एक पर्दे पर इन्होंने दो छिद्र किया और यहां से प्रकाश को गुजारा। तो प्रकाश को गुजारने के बाद ये घटना बहुत बड़ी है, वन बाई, बस हम आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण है क्या। ठीक है, इसको इन्होंने इस तरीके से लिया और आगे एक यहां पे रखा इन्होंने पर्दा, और दोनों स्थानों से प्रकाश गुजरा इस तरीके से। इस तरीके से प्रकाश गुजारा इन्होंने। ये घटना बहुत ज्यादा थी। तो देखिए, जो ये प्रकाश, यहां पे देखिए, यहां पे
अलग अलग फ्रंट यहाँ पे पैदा हुई, इस जगह पे उत्पन्न हुए, और इस घटना को इन्होंने यहाँ पर देखा, इस पर्दे पर, इस स्क्रीन पर देखा, तो इन्होंने पाया कि जो पर्दे पर ये फिगर जो बन रहा था, ये डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट, ये डार्क था और ये ब्राइट था। इन्होंने देखा कि जब दो समान प्रकार के स्रोत, देखिए यहां से एक स्रोत निकला, यहां से कितने स्रोत हो गए, दो स्रोत, और दो समान स्रोतों से जब प्रकाश गुजारा जाता है तो वो दोनों प्रकाश एक दूसरे पे जब मर्ज, देखिए ये भी प्रकाश इसमें मर्ज होगा, ये भी प्रकाश मर्ज होगा, दोनों प्रकाश जब मर्ज होते हैं तो हमारे स्किन पर ब्लैक और डार्क, ब्लैक और डार्क इस तरीके का पैटर्न निरूपित करते हैं, और यही घटना कहलाती है क्या, व्यतिकरण। ठीक है, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, और यंग ने 1801 ईस्वी में इसको बखूबी समझाया। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके, जब प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे तब। ये बड़ी टॉपिक है, इसको हम लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं। इस घटना को बताया उन्होंने, और देखिए यहाँ पर एक तरंग का निर्माण हुआ, और यहां से जब दो स्रोतों से हमने गुजारा, दो तरंगों का निर्माण हो गया। तो इनकी बात, हाइगेंस की बात कुछ हद तक ठीक थी कि प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में चलता है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। बाद में जाकर के एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था फ्रेनल, और फ्रेनल ने 1807 ईस्वी में प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या की। प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या की, और उन्होंने बताया कि, और इनका कहना यह था प्रकाश के विवर्तन के अनुसार कि जब प्रकाश किसी एक सकरित से गुजारा जाता है तो प्रकाश मुड़ जाता है, और दूसरी बात कि अगर प्रकाश जाए और किसी दृढ़ पिंड से टकराए तभी प्रकाश का मुड़ना लाजमी है। तो ये दोनों घटना थी, और यहाँ पे एक क्षेत्र की बात की जाती थी, सॉरी दो क्षेत्र की, यहाँ पे एक क्षेत्र की बात की जाती थी। ठीक है, तो प्रकाश ने इस पे अपना विवर्तन का नियम दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रकाश किसी छिद्र से ऊपर गुजरता है, सक्रिय बिंदु से, या किसी दृढ़ पिंड से टकराता है, तो प्रकाश वहां से क्या जाता है, मुड़ जाता है। अब प्रकाश का किसी सक्रिय बिंदु से तिरछे बिंदु से निकलना या किसी दृढ़ पिंड से टकराने के बाद प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये बात थी किसकी, फ्रेनल की, और फ्रेनल ने 1817 ईस्वी में इसकी व्याख्या की, किसके आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर। मतलब हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत और प्रकाश का परावर्तन तो उन्होंने खुद प्रूफ किया था। किसने, हाइगेंस ने। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस तरंग के सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस ने खुद व्यक्त किया था अपने तरंग का सिद्धांत पर। लेकिन इनका तरंग का सिद्धांत थॉमस यंग ने व्यतिकरण की व्याख्या की तरंग का सिद्धांत के आधार पर ही, और फ्रेनल ने प्रकाश सिद्धांत के आधार पर ही, मतलब कि तरंग का सिद्धांत के आधार पर ही विवर्तन की व्याख्या की। मतलब कणिका सिद्धांत तरंग का सिद्धांत और विवर्तन की व्याख्या करने में असफल रहा। परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या तो कर पाया कणिका सिद्धांत, लेकिन असफलता कहां रही, व्यतिकरण और विवर्तन में। व्यतिकरण और विवर्तन में कणिका सिद्धांत असफल रहा। जब हम लोग हम पढ़ाएंगे आपको तरंग का सिद्धांत या विवर्तन, तो उसमें आपको बताएंगे किस तरीके से असफलता रही। ये एक बेहद टॉपिक हो जाती है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन थॉमस यंग, हम आज हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक में सिर्फ प्रकाश के बारे में, प्रकाश का डेवलपमेंट कैसे हुआ और प्रकाश को एक मूल परिभाषा के रूप में, मतलब एक मेन थियरी कैसे प्राप्त हुई, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना हो, इसको भी ध्यान देना है। तो 1817 ईस्वी में फ्रेनल ने प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या की तरंग का सिद्धांत के आधार पर। लेकिन इसके बाद आया प्रकाश का ध्रुवण। अब प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने में तरंग का सिद्धांत भी असफल रहा। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत का जो व्यतिकरण सिद्धांत था वो भी असफल रहा, क्योंकि प्रकाश का तरंग का सिद्धांत जो था ये किस रूप में था भाई, अनुदैर्ध्य के रूप में था।
अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में था, इसलिए यह सफल। ठीक है। उसके बाद 1864 ईस्वी में एक व्यक्ति का आगमन हुआ जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, नहीं, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इनका आगमन हुआ 1864 ईस्वी में। इन्होंने ये जो काम कर रहे थे, ये विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम कर रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम कर रहे थे। इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग संबंधी 4 समीकरण दिए, 4 समीकरण दिए। इनका 4 समीकरण था, ये चारों समीकरण इनके रहे विद्युत के संबंध में, विद्युत के संबंध में इनके ये 4 समीकरण रहे, 4 अवधारणाएं रही। और इन्हीं समीकरणों की व्याख्या करते हुए इन्होंने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी, इन्होंने इन 4 समीकरणों की व्याख्या करते हुए, विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या करते हुए प्रकाश की भी व्याख्या कर डाली। और इन समीकरणों के निगमन में उन्होंने ये बताया, इसके आधार पर देखिए यहां से इसी को लेकर के उन्होंने ये बताया कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/c² और c बराबर होता है 1/√ म्यू नॉट इंटू सी। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन्होंने इसकी व्याख्या की, इन्होंने एज मैथमेटिकली प्रूफ किया, है ना, गणितीय रूप में इन्होंने प्रूफ किया कि प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रकाश की चाल इतनी कैसे होती है, इसको हम लोग प्रकाश की चाल का एक अलग वीडियो होगा, है ना, उस पर आप लोग ज्यादा वो नहीं करने की जरूरत है। बस समझिए कि प्रकाश को इन्होंने व्याख्या किया विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। इन्होंने सिद्ध किया, यहां से प्रूफ किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग तो होती ही है, और विद्युत चुंबकीय तरंग पूर्ण रूप से प्रकाश की, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात की व्याख्या जेम्स मैक्सवेल द्वारा कब की गई? 1864 ईस्वी में। और एक बात हम लोग को पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। ये बात हम लोग जानते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। और यहां पे तीसरा हो गया जब विद्युत चुंबकीय तरंग, और यहां पे होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो मैक्सवेल के द्वारा, देखिए मैक्सवेल के द्वारा तरंगिका सिद्धांत का जो एक मूल फिगर था, तरंगिका सिद्धांत बहुत हद तक सही था, लेकिन इनकी अवधारणा क्या थी कि तरंग जो होता है, प्रकाश जो होता है, वो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता ही है। लेकिन तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य। तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता है, लेकिन मैक्सवेल ने यह प्रूफ कर दिया कि प्रकाश चूंकि है विद्युत चुंबकीय तरंग, अब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो यह जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। तो मतलब अगर प्रकाश तरंग है, मैं तो मान रहा हूं तरंग है, लेकिन प्रकाश तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में न चल करके प्रकाश किसके रूप में चलता है भाई? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। और इसी अनुप्रस्थ तरंग के आधार पर प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हो पाई, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हुई। मैलस इफेक्ट इसी समय प्राप्त किया गया था, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या किसके आधार पर हुई? अनुप्रस्थ तरंग के आधार पर। जब किसने बताया? मैक्सवेल ने यह बताया कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। इस आधार पर प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की गई। प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने में तरंग का सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत असफल रहा,
अनुदैर्घ्य तरंग के आधार पर। क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग मानता है कि प्रकाश जो होता है संपीड़न और विरलन के रूप में चलता है, और यह जो है प्रकाश का ध्रुवण इस बात को साफ साफ खारिज कर रहा था, क्योंकि अगर प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता तो प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हो ही नहीं पाती। ठीक है, ध्रुवण की टॉपिक क्या है, ध्रुवण आप समझ सकते हो, थोड़ा सा देख लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए प्रकाश है, यहाँ पर प्रकाश हमने लेते हैं, प्रकाश जो होता है चारों तरफ उत्पन्न होता है ना, सभी दिशाओं में कंपन करता है। जब प्रकाश निकलता है तो चारों दिशाओं में एक समान रूप से कंपन करता है। और मान लेते हैं कि प्रकाश को अगर यहाँ से गुजारे तो जैसे होता है, एक हमने इसे स्ट्रिक्ट लेते हैं, तो प्रकाश को अगर यहाँ से गुजारे, देखिए अब जो होगा इसका कुछ हिस्सा यहाँ से जब प्रकाश ऐसे गुजरेगा तो ये एक समान रूप से लंबवत कंपन करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कहां से गुजारा भाई, कहां से गुजारा है, ये जो फेज है तो हमने यहां से सर्कुलर ले लिया है ना, सीधे प्लेट से गुजारा है। तो अब जो प्रकाश यहां से गुजरेगा ये अप डाउन ऊपर और नीचे की तरफ कंपन करेगा, लेकिन देखिए इस तरीके से जाएगा ना, इस तरीके से ये कंपन करेगा। और जैसे हम इसको अगर यहां से गुजारें इस तरीके से, इस स्लिट से गुजारें यहां से, तो अब प्रकाश जो है जो कंपन कर रहा था ऐसे, अब ये जो प्रकाश यहां से गुजरने के बाद ये प्रकाश बिंदुवत रूप से आगे की तरफ बढ़ेगा, बिंदुवत रूप से आगे की तरफ बढ़ेगा। ये प्रकाश की क्या है, ध्रुवण की घटना ये रिप्रेजेंट करती है ना। ये देखिए ये अध्रुवित प्रकाश है, ये ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश ये ध्रुवित प्रकाश है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अनुदैर्घ्य तरंग की, तो अनुदैर्घ्य तरंग में होता क्या है कि ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलता है। जब संपीड़न और विरलन के रूप में जाएगा तो कंपन यहां से भी और यहां से भी, ये कंपन समान रूप से आगे की तरफ प्रसारित होगा, जिसमें प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने में अनुदैर्घ्य तरंग असफल रहा, पूर्ण रूप से व्याख्या की ही नहीं जा सकी। बात समझ रही है? तो 19वीं सदी के अंत में जब 1864 ईस्वी में तरंग का सिद्धांत आया, और 19वीं सदी के अंत में प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की गई, किसके आधार पर, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग के आधार पर। लेकिन क्या प्रकाश यहीं पर खत्म होता है? नहीं, प्रकाश यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी प्रकाश की और सारी घटनाएं, अभी तो मुख्य घटना बची हुई है। इसके बाद 1900 ईस्वी में, 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी के शुरुआत में, किस सदी में, 20वीं सदी के शुरुआत में, 1900 ईस्वी में एक व्यक्ति का आगमन हुआ जिनका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक सबसे पहले जान लेते हैं फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी कहे जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाइट, प्रकाश को एनर्जी के रूप में डिफाइन किया। किसके रूप में डिफाइन किया? एनर्जी को। और ये 20वीं शताब्दी की एक महान खोज रही जिसके कारण पूरी की पूरी भौतिक जगत में परिवर्तन हो गया 1900 ईस्वी में। और सबसे पहले इनकी थ्योरी देख लेते हैं, मैक्स प्लांक की। मैक्स प्लांक की अवधारणा क्या थी? मैक्स के अनुसार, ऐसे लिख, प्लांक के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है, बंडल के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा कहा जाता है, क्वांटा कहते हैं। मैक्स प्लांक ने बताया
कि प्रकाश जो होता है ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के रूप में चलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकलता है तो ये छोटे 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 पैकेट के रूप में चलता है। ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में यहाँ से इस तरीके से पैकेट यहाँ से रिलीज होता है, जैसे खाने के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, उस तरीके से उन्होंने बताया कि ये पैकेट होते हैं। और उस पैकेट में क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उस पैकेट में एनर्जी होती है, एनर्जी होती है ना। तो इन्होंने बताया कि ये प्रकाश जो होता है इस पैकेट के रूप में चलता है। इस तरीके से छोटे 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 पैकेट होते हैं, इन पैकेटों की ऊर्जा होती है, और एक पैकेट की जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर एच न्यू। इस पैकेट की ऊर्जा जो होगी, न्यू जो होता है न्यू, इसे हम लोग कहते हैं कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तो उन्होंने कहा कि ये जो न्यू होती है कोणीय आवृत्ति होती है, कंपन के आधार पर डिफाइन हो जाएगी, और ई जो एच जो होगा ये प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक, ये हमारा नियतांक हो जाएगा, और इसका मान होगा 6.6362 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और ई जो होगी ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, इस बात की व्याख्या किसने की, प्लांक ने बताया कि ये प्रकाश होता है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, बंडल के रूप में चलता है, पैकेट के रूप में चलता है, और ये जो बंडल होता है, ये जो पैकेट होता है, ये हमारा क्वांटा कहलाता है, और यही हमारा प्रकाश होता है। तो प्रकाश की आधुनिक परिभाषा जो थी ये एनर्जी की रही, प्रकाश की आधुनिक परिभाषा एनर्जी की रही क्वांटम थ्योरी के आधार पर है। क्वांटम ऊर्जा E बराबर एच न्यू। इस थ्योरी को किसने दिया, देखिए इसको दिया था न्यूटन ने, इसको दिया था किसने, हाइगेंस ने, और ये दिया था मैक्सवेल ने, और इसको दिया मैक्स प्लैंक ने। 1678, 1666 और ये हो गए 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में मैक्स ने ये बताया, मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, और जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ऊर्जा कह लेते हैं, ऊर्जा का पैकेट कहलाते हैं, प्रकाश का कण। ठीक है, और जिसे हम लोग क्वांटा के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा क्वांटा के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखा है, ठीक है। इसे हम लोग क्वांटा कहते हैं, पैकेट के रूप में जानते हैं। आगे देखेंगे थोड़ा सा, इसके थोड़ा सा आगे और देखेंगे, वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन इसको हम लोग 1 बाय 1 समझने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले किसने बताया, मैक्स प्लैंक ने बताया। मैक्स प्लैंक के आधार पर प्रकाश, मैक्स प्लैंक के आधार पर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये अवधारणा थी किसकी, मैक्स की। मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, E बराबर एच न्यू। इन्होंने H का मान दिया, H प्लैंक कांस्टेंट था 6.2 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये मैक्स प्लैंक की अवधारणा थी। लेकिन 1905 ईस्वी में फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एक महान नायक की एंट्री होती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं, नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का आगमन हुआ 1905 ईस्वी में। ये भी मैक्स प्लैंक के साथ के ही साइंटिस्ट रहे, और इन्होंने 1905 ईस्वी में अपना प्रकाश वैद्युत सिद्धांत, प्रकाश परावैद्युत सिद्धांत दिया, प्रकाश का परावैद्युत सिद्धांत दिया, और इन्होंने बताया E बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अभी इन्होंने बताया H जो होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, न्यू जो होता है ऊर्जा होती है, आवृत्ति होती है, किसकी आवृत्ति, प्रकाश की। न्यू नॉट जो होता है ये देहली आवृत्ति होती है। आपको सर ऐसा कैसे होता है, बता देते हैं आपको। देखिए ऐसा होता है, जब प्रकाश मान लीजिए कि यहां से आता है, किसी तल से टकराता है, टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक सतह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं,
तो इसकी ऊर्जा होती है एच न्यू। और जब प्रकाश आता है किसी तल से टकराता है, तो टकराने के बाद उस तल को अपनी ऊर्जा पूरी पूरी दे देता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेते हैं, तो इस ऊर्जा को लेते हैं और लेने के बाद ये पुनः एक्साइटेड स्टेट में हो जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो जाते हैं। तो यहां से निकलने के लिए उनको जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी सतह से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आवृत्ति देहली आवृत्ति कही जाती है। देहली आवृत्ति कही जाती है। तो यहां से ये ऊर्जा एच न्यू नॉट, देखिए, तो ये जो निकलता है कार्य जो होता है, जितने दूर तक ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, यही होता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और ये डब्ल्यू जो होता है 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। इतना लिखा जाता है। ये प्रकाश का परावैद्युत प्रभाव, इसकी थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी, और इसी थ्योरी पर इनको 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना। नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1921 ईस्वी में। कभी कभी पूछा यह भी जाता है एग्जाम में कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस समीकरण पर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इस पे, है ना। एक समीकरण होता है E बराबर mc², इस पे सम्मानित नहीं किया गया था, और अधिकतर लोग समीकरण यही जानते हैं कि E बराबर mc² पे सम्मानित किया नहीं। ये पॉपुलर फार्मूला था, लेकिन इनको सम्मानित इससे किया गया था इस पे, E बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट पे। और इसी सिद्धांत के आधार पर सोलर सेल का भी निर्माण होता है। सोलर सेल जानते होंगे आप लोग, जो सोलर पैनल आपको लोग घरों पे लगाया जाता है, इसी सिद्धांत पे, परावैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ही सोलर पैनल हमारा कार्यरत होता है। तो देखिए, प्रकाश को यहां तक समझा गया। अभी ये प्रकाश की पूर्ण रूप से घटना नहीं थी। हमने देखा कि प्रकाश कण था, फिर देखा प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग था, फिर देखा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में था, फिर उसके बाद देखा कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है। और इस बात की व्याख्या मैक्स प्लैंक ने की है 1900 ईस्वी में। मतलब प्रकाश की जो पूर्ण रूप से थ्योरी थी, वो 4 थ्योरी दी गई, और चारों थ्योरी है अलग अलग थे। अब ये मानना दुर्लभ था कि प्रकाश कण है, कि प्रकाश तरंग है, कि प्रकाश ऊर्जा है। यह मानना थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि सारी थ्योरी तो अलग अलग है। अब इनको जोड़ करके कोई अलग से तो फार्मूला बना नहीं। तो हम किसको कह सकते हैं कि ये कण का सिद्धांत सही है, तरंग सिद्धांत सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, क्वांटम, क्योंकि हम तो चारों जानते हैं भाई। जिस समय कण का सिद्धांत लोग इसका उद्गम नहीं हुआ होगा, उस समय लोग कण का सिद्धांत मानते थे। बाद में हाइगेंस सिद्धांत मानने लगे, फिर उसके बाद चुंबकीय सिद्धांत मानने लगे, और उसके बाद क्वांटम सिद्धांत मानने लगे। लेकिन हम लोग तो चारों जानते हैं। तो ये हम लोग के समय में फर्क करना बड़ा दुर्लभ हो जाता होगा कि हम चारों में से किसको माने, कौन सा सही है भाई, क्योंकि व्याख्या तो चारों के आधार पर की जाती है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था डी ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली, जिनका नाम था, ये 1924 ईस्वी में आए बेचारे। इनका नाम था लुइस डी ब्रोगली। इन्होंने डुअल नेचर ऑफ लाइट प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि देखिए, बस झगड़ा एक ही चीज पे है कि पहली बात ये तरंग है कि कण है। ठीक है, मैक्स प्लांक ने भी यही माना, समझिएगा। मैक्स प्लांक ने भी ऊर्जा का सिद्धांत माना, लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो कण होता है, ये जो ऊर्जा का पैकेट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या क्वांटा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटा। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी कण को एक अलग नाम दिया, क्या? फोटॉन। अब फोटॉन को कण माना इन्होंने। फोटॉन का रेस्ट मास जो था उन्होंने m नॉट माना। फोटॉन का रेस्ट मास जो था उन्होंने m नॉट माना, और उन्होंने अपना मास द्रव्यमान समीकरण भी दिया था, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इनका समीकरण भी प्रस्तुत किया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने भी कण माना था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कण माना था। तो सिर्फ बातें ये रह गई थी कि ये तो ऊर्जा है भाई, चाहे कण हो चाहे तरंग हो, ऊर्जा तो सब में व्याप्त होती है। तो ये मानना दुर्लभ था कि कण है कि तरंग है, प्रकाश कण है या तरंग है। इन्होंने कहा भाई कण है और इसकी ऊर्जा इतनी होती है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है ना। और वो जो ऊर्जा होती है वही फोटॉन होता है, वही पैकेट होता है, क्वांटा होता है। और क्वांटा जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसका रेस्ट मास जो होता है 0 होता है, m नॉट का मान 0 होता है रेस्ट मास, ठीक है। तो लुईस ने देखा, लुईस 1924 ईस्वी में अपने वक्तव्य को रखते हैं। इन्होंने कहा कि देखो हम भेद नहीं करते हैं, हम इसमें कोई भेदभाव नहीं रखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, हम डुअल नेचर देंगे, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति हम दोनों चीजों में बात करेंगे, कण और तरंग। हम दोनों चीजों में बात करेंगे, कण और तरंग पे। प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि अगर ये प्रकाश है, ये कण है, तो कण जो है अगर इसको कोई ऊर्जा दी जाएगी तो ये जो होगा ये तरंग के रूप में ही आगे बढ़ेगा। ये समझो, तो ये कण है, क्या है? कण है। अब कण किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तरंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो कण है, जो प्रकाश है, ये कण की तरह भी बिहेव करता है और तरंगों की तरह, तरंगों के माध्यम से आगे की तरफ संचित होता है। तो प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। ये वक्तव्य था किसका? लुईस डी ब्रोगली का। तो लुईस डी ब्रोगली ने प्रकाश के द्वैत प्रकृति के आधार पर इन्होंने अपना एक समीकरण दिया, प्रस्तुत किया, जिससे हम लोग जानते हैं P बराबर h बाई लैम्डा, या h बराबर P बाई लैम्डा बराबर h बाई P। लैम्डा जो होता है ये तरंग दैर्घ्य होती है, और ये जो होता है ये मोमेंटम, जिससे कहते हैं संवेग होता है। तो इन्होंने ड्युअलिटी नेचर ऑफ लाइट दिया। इन्होंने लुईस डी ब्रोगली ने बताया प्रकाश की दोनों प्रवृत्ति होती है, प्रकाश कण की तरह बिहेव करता है और तरंग की तरह बिहेव करता है। और ये बात है 1924 ईस्वी की, और लगभग इस बात को बताए हुए लगभग 100 साल हो गए। देखिए मैं आपको अगर बताऊं 1600 ईस्वी से 1604 से लेकर के 1924 तक, ये लगभग 300 साल में, लगभग 300 साल में, 300 नहीं 224 सालों में, लगभग 224 सालों में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना प्रकाश को लेकर के अलग अलग मत दिया। प्रकाश को कण बताया, प्रकाश को तरंग बताया, विद्युत चुम्बकीय तरंग बताया, ऊर्जा बताई, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट दिया गया, प्रकाश के द्वितरंग का सिद्धांत दिया गया, सॉरी मतलब कि प्रकाश के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत भी दिया गया, प्रकाश कण है या ऊर्जा है। लेकिन लुईस का डी ब्रोगली सिद्धांत इन सारी के सारी रिसर्चेज पर पूरा क्या कर दिया? ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने माना, इन्होंने कोई थ्योरी छोड़ी ही नहीं। अब तो हम जानते हैं प्रकाश कण है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय की तरह, प्रकाश क्वांटम है ना। तो इसके आगे रिसर्चेज होती, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो मानेंगे ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, प्रकाश दोनों तरीके से बिहेव करेगा, कण और तरंग। और तब से लेकर के 1924 से लेकर के 2025 का समय चल रहा है और प्रकाश पर कोई भी रिसर्चेस नहीं हुई। अभी रिसर्चेस चल रही है लेकिन कोई उस पर कोई मतलब नहीं निकला। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से प्रकाश का डेवलपमेंट हुआ और प्रकाश को एक अलग थ्योरी के नाम से जाना गया। तो आज हम प्रकाश को कण भी पढ़ते हैं और प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति भी पढ़ते हैं, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। मतलब देखिए 3 सिद्धांत हैं यहाँ पर, प्रकाश कण है, प्रकाश तरंग है और प्रकाश ऊर्जा है। इन तीनों सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं। ये दोनों लोग तो सिर्फ एक ही बात को बताए, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है और ये विद्युत चुम्बकीय तरंग चूंकि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है।
ठीक है, तो ये इसके तरह बिहेव करता है। ये दोनों लोग लगभग सेम थे, बस तरंग में इन लोगों का विभेद था। ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो बाद में माना गया कि अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होते, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है और विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। ये बात थी मैक्सवेल की। और इस तरीके से ये प्रकाश की जो है पूर्ण रूप से पूरी परिभाषा समाप्त होती है। तो मैं इस बात को आपसे डिस्कस ये करना चाहूंगा कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो प्रकाश की ये पूरी जर्नी समझ में आई होगी कि किस तरीके से 1380 अरब साल पहले, सॉरी 1380 करोड़ साल पहले प्रकाश का उद्गम हुआ और लगभग आज के 100 साल पहले प्रकाश की थ्योरी को पूर्ण रूप से परिभाषित करके समाप्त कर दिया गया। और उस थ्योरी को आज भी हम लोग उपयोग करते हैं, समझते हैं, और इस प्रकाश को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उसको हम लोग उपयोग में लेके आते हैं, है ना। और आज के जीवन में प्रकाश हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है ना। पढ़ने से लेकर घूमने से लेकर के, है ना, बहुत सारी चीजें उपयोगी है। प्रकाश ना हो तो फिर हमारा जीवन कुछ हो ही ना, ये कह सकते हैं। तो आई होप आपको फिजिक्स की ये टॉपिक प्रकाश बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यावृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यावृक्ष। विद्यावृक्ष को देखने के लिए धन्यवाद।